हेलो ऑल। वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पाइथन जेंगो फ्रेमवर्क को सीखेंगे वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। तो बैकएंड के लिए हम लोग यूज करेंगे जेंगो। तो कंटिन्यूअसली हम लोग एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे जेंगो का। फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट भी यूज करेंगे, एचटीएमएल सीएसएस। मैं सबके वीडियोस डालूंगा रिसेंटली। तो आप लोग बस बने रहिए और देखते रहिए वीडियो और सीखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट डे में हम लोग बेसिकली जेंगो को देखेंगे कि जेंगो क्या है या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है। बहुत ही बेसिक्स, जेंगो क्यों यूज करते हैं और क्या क्या अदर ऑप्शंस हैं, ताकि आप लोगों को, वैसे तो आप अगर जेंगो सीखने आए हो यहाँ पे तो आपको पता ही होगा, बट फॉर अ ब्रीफ एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि वेबसाइट डेवलपमेंट किया जाता है अपने प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए। आजकल हर एक चीज के लिए बेसिक और प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो गई है कि वेबसाइट बनाना। तो जैसे जैसे वेबसाइट की डिजाइनिंग की डिमांड बढ़ रही है, तो वैसे वैसे बैकएंड फ्रंट एंड डेवलपर की भी डिमांड बढ़ रही है। हम बेसिकली दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेबसाइट को, बैकएंड और फ्रंट एंड। तो बैकएंड में चाहिए हमें, फ्रंट एंड पहले बात कर लेते हैं, फिर फ्रंट एंड में हम एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस ये सब यूज कर लेते हैं। और बैकएंड में जनरली हम जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, पाइथन भी यूज कर सकते हैं, जावा भी यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं में से हम बैकएंड में हम आज जेंगो सीखेंगे आज से, कि जेंगो को यूज करके हम कैसे बैकएंड को डिजाइन कर सकते हैं। तो HTML बेसिकली फ्रंट एंड में क्या करता है, बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये डिजाइन करता है, स्ट्रक्चरिंग करता है फ्रंट एंड कंटेंट को, जो क्लाइंट को दिखता है या सर्वर पे जो हमें दिखता है उसको अरेंज करने के लिए, हर एक एलिमेंट वाइज अरेंज करने के लिए HTML हम यूज करते हैं। ताकि हर एक एलिमेंट को, कौन से एलिमेंट को कहाँ पोजीशन करना है, कैसे रखना है, तो एलिमेंट वाइज स्ट्रक्चरिंग करने के लिए हम HTML यूज करते हैं। सिमिलरली सीएसएस क्या करता है, स्टाइलिंग के लिए, स्टाइल करना है, पोजीशनिंग करनी है, कुछ फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, इसके लिए हम। और इवन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, डायनामिक बनाने के लिए, पेज को रिस्पॉन्सिव और डायनामिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो फ्रंट एंड में बेसिकली आज के डेट में ये तीन चीजें यूज हो रही है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब आता है बैकएंड पे। बैकएंड में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, तो बैकएंड के लिए पाइथन है, रूबी यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं, PHP यूज कर सकते हैं, डॉट नेट यूज कर सकते हैं। ये सब बेसिकली पॉपुलर है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। बैकएंड डेवलपमेंट मीन्स कि बैकएंड में कैसे डेटास को डिस्प्ले करवाना है, बैकएंड से फ्रंट एंड में कैसे डिस्प्ले करवाना है, उनको बैकएंड में कैसे हैंडल करना है, ये होता है बैकएंड। मतलब ये गाड़ी का इंजन है। इंजन हो गया बैकएंड और फ्रंट एंड हो गया उसका फ्रेमवर्क, जो बाहर से आपको दिख रहा है, स्केलेटन। वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या आता है, सब कुछ बैकएंड प्लस फ्रंट एंड दोनों। तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, तो ये आज के डेट में दोनों तरीके से यूज किया जा रहा है, बैकएंड के लिए भी फ्रंट एंड के लिए भी। तो हम लोग देखेंगे जेंगो में क्या क्या फीचर्स हैं जो जेंगो को यूनिक बनाता है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के कौन कौन से टूल्स हैं, या फिर फ्रेमवर्क क्या है, कौन कौन से फ्रेमवर्क है और टूल्स कौन कौन से थे। फ्रेमवर्क में आप देख सकते हो, फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लाइब्रेरीज का कंपाइलेशन, ये बहुत, जो एक कंप्लीट टास्क पूरा का पूरा कर पाए उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। मल्टीपल चीजें इसमें कंपाइल होती है। क्या कह रहा है कि दे प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे टू बिल्ड एंड डिप्लॉय वेब एप्लीकेशंस। तो वेबसाइट फ्रेमवर्क में ही होता है। दे इंक्लूड लाइब्रेरीज ऑफ प्री रिटन कोड्स, लाइब्रेरीज बहुत सारी इनबिल्ट होती है इसके अंदर, एंड टेम्पलेट्स फॉर कॉमन वेब डेवलपमेंट टास्क। और टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल होता है आपके पास, आपको टेम्पलेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब फ्रेश से बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल है। टेम्पलेट को बस डिप्लॉय करो। आप जैसे कुछ बनाते हो ना, तो टेम्पलेट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। टेम्पलेट में अपने आप को, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। टेम्पलेट होने से ये फायदा मिलता है। एमिंग टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट प्रोसेस। एग्जाम्पल इंक्लूड, अब फ्रेमवर्क में कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ये दोनों है फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट के। जेंगो हो गया, रूबी ऑन रेल्स जिसको हम रूबी के नाम से जानते हैं, एंड एक्सप्रेस जैसे नोड जेएस हो गया, तो ये सब बैकएंड के लिए है। तो नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ये सब जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क से। जेंगो जैसे हो गया वो पाइथन के फ्रेमवर्क। अच्छा, एक बार आप समझते हैं कि वेबसाइट कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये थ्री एंड प्रोसेस है, क्लाइंट, इंटरनेट एंड देन सर्वर। क्लाइंट जो यूजर होता है, जो पेज को रिक्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं क्लाइंट। चाहे वो मोबाइल फोन से हो या कंप्यूटर से हो या किसी लैपटॉप से हो, कहीं से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये वेबसाइट दिखाया जाए, google.com का वेबसाइट दिखाया जाए। देन ये कहा जाता है इंटरनेट पे, और फिर वो जाता है किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर उसको फिर रिफ्लेक्ट करता है कि ये वेबसाइट इसने यूजर ने मांगा है, क्लाइंट ने ये मांगा है, फिर उसको ये दिखाओ। तो ये तीन एंड प्रोसेस होता है, क्लाइंट से इंटरनेट, इंटरनेट से सर्वर, फिर सर्वर से इंटरनेट, फिर इंटरनेट से क्लाइंट के पास आता है।
देन आते हैं क्लाइंट, बेसिकली यूजर को बोलते हैं, जो चाहता है एक वेबसाइट लोकेशन को देखना, उसको बोलते हैं क्लाइंट। फंक्शनैलिटी, ये डेफिनेशन के टर्म में यहाँ मैंने लिख दिया फंक्शनैलिटी डेफिनेशंस, आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे, बट ये बहुत बेसिक है, ये आप सब जानते ही हैं ऑलरेडी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, डेस्कटॉप से आप गेट मेथड को कॉल कर सकते हो। सर्वर का क्या क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर या सिस्टम होता है जो कि डेटा को, सर्विस को और रिसोर्स को, या एक से ज्यादा कई सारे क्लाइंट्स को टिपिकली कहाँ पे, इंटरनेट पे क्या करता है, होस्ट करता है। फंक्शनैलिटी क्या होता है? अपॉन रिसीविंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट, द सर्वर प्रोसेस इट। सर्वर क्या कहता है कि ओके google.com इस क्लाइंट को चाहिए, तो उसको दो, डेटा उठाओ, कहां से, google.com का डेटा उठाओ और उसको पुश करो। इट एक्सेस द नेसेसरी रिसोर्सेज लाइक वेबसाइट, फाइल्स, डेटाबेस, सबको अरेंज करता है, फिर यूजर को प्रोवाइड करता है, क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। सेंड्स द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। रोल क्या है सर्वर का? सर्वर कैन होस्ट वेबसाइट्स, मैनेज डेटाबेस एंड परफॉर्म computations needed to deliver dynamic web content। तो जो ये कंप्यूटेशन का काम होता है, या जहाँ पे डेटाबेस को होस्ट किया जाता है या वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, ये सब काम किसका है? सर्वर का। तो वेबसाइट बनाना अलग चीज है, वेबसाइट को होस्ट करना अलग चीज है, और उसको रिस्पॉन्स जनरेट करके देना, ये सब काम किसका है? सर्वर का। तो आपने जो लॉजिक लिखा है वो होस्ट कहीं पे तो होगा, तो वो होता है कहाँ पे? सर्वर पे। इंटरनेट क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। इंटरनेट एक्ट एज कम्युनिकेशन लेयर बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर, अलाउइंग देम टू एक्सचेंज डेटा एंड रिक्वेस्ट। आप जो मांग रहे हो, आपको जो चाहिए वो सर्वर आपको लाके देगा, तो उसके बीच में क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए, नेटवर्क चाहिए। अब ये क्या, कहाँ से अचीव कैसे होता है? तो HTTP से। आपने देखा ही होगा, हर वेबसाइट से पहले HTTP लगा होता है या HTTPS लगा होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या एस लग गया मतलब सिक्योर लग जाता है। आजकल हर जगह एस देखना चाहते हो आप कि हर जगह एस लगा हो मतलब सिक्योर हो। गवर्न नाउ द डेटा इज फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड। मतलब HTTP क्या हो गया? एक इंटरनेट का मीडियम है, जो कि प्रोटोकॉल है, जो कि आपको डेटा फेच करके देगा यूजर या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के आधार पे सर्वर से। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, अब ये साइकिल चलता रहता है। रिक्वेस्ट किया आपने, फिर रिस्पॉन्स आया, फिर आपने रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स आया। अगर अवेलेबल है तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज एरर थ्रो करेगा, बस यही रहता है। नेक्स्ट आते हैं जेंगो। अब आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं बैकएंड में जेंगो का क्या काम है, जेंगो कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। तो जेंगो का वर्क करने का क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप HTTP रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट लिखता है कि मुझे ये HTTP रिक्वेस्ट ला के दो कि google.com मुझे दिखाओ, फिर वो कहाँ पास होता है? यूआर वो url.py के अंदर। जेंगो जब हम सीखेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। यूजर ने लिखा कि भाई google.com मुझे दिखाओ, वो कहाँ से कहाँ थ्रो होगा? सेकंड जाएगा वो urls.python फाइल के अंदर जाएगा। वो किसके पास जाएगा? वो देखेगा कि ओके व्यूज के अंदर क्या डिफाइन है, यूजर को क्या दिखाना है इस रिस्पॉन्स में, इस वेबसाइट की रिस्पॉन्स में क्या दिखाना है। वो कहाँ पे डिफाइन होता है? व्यूज के अंदर डिफाइन होता है। व्यूज क्या करता है? कई सारी चीजों को कलेक्ट करता है। व्यूज क्या करता है? कलेक्ट करता है मॉडल को, टेम्पलेट को। मॉडल्स में मॉडल्स डिफाइन करते हैं, टेम्पलेट में जैसा हमने देखा कि वेबसाइट के अंदर क्या डिस्प्ले करना है, HTML वगैरह है, CSS है, स्टैटिक फाइल्स है, उन सबको कंपाइल करके व्यूज क्या करता है? लास्टली HTTP रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जो कि यूजर को दिखाता है, क्लाइंट को दिखाता है। तो कुल मिला के मॉडल व्यू टेम्पलेट, मॉडल व्यू टेम्पलेट पे बेस्ड है जेंगो। मॉडल व्यू टेम्पलेट पे, मॉडल व्यू कंट्रोलर पे अपने पुराने अगर आपने सीख रखा है तो मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, यहाँ पे ये बेस्ड होता है मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। तो मॉडल, टेम्पलेट या स्टैटिक फाइल्स, इन सब को कंपाइल करता है कौन? व्यूज। और ये व्यूज किसको रिफ्लेक्ट करता है? लास्टली जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो यहां से रिक्वेस्ट हुआ, यहां से रिस्पॉन्स हुआ, और बीच में काम क्या हुआ? ये करता है आपका सर्वर काम जेंगो। पाइथन करता है इन सबको कंपाइलेशन का काम। ठीक है, ये 4 स्टेज है। तो urls.py, views.py, models.py, और टेम्पलेट्स के अंदर जो भी फाइल आप लिखते हो HTML का, स्टैटिक के अंदर आप जो भी फाइल लिखते हैं CSS का, ये सब सारा कुछ कंपाइल करके पुश करता है यूजर को एज HTTP रिस्पॉन्स। यही है ओवरऑल फ्रेमवर्क या फ्लो चार्ट किसका? जेंगो का। बाकी आप यहाँ पे थ्योरेटिकली आप देख सकते हो कि मॉडल्स किसको कहते हैं। मॉडल क्या करता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करता है, बेसिकली ORM पे बेस्ड है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब ये क्या करता है कि रिप्रेजेंट डेटाबेस स्ट्रक्चर एज पाइथन क्लासेस। आप डेटाबेस को इस केस में, मॉडल बेसिकली कहाँ बनाते हैं हम, जैसे जो भी डेटाबेस बना रहे होंगे तो डेटाबेस को डायरेक्टली फेच आपको पाइथन के अंदर से नहीं करना है, बल्कि पाइथन की सिंटेक्स में आप डेटाबेस को कैसे मतलब मैनिपुलेट करते हो, कंट्रोल करते हो, वो सब काम किसका है?
मॉडल्स का मतलब पाइथन के अंदर आप उसको पाइथन की लॉजिक लिखते हो, पाइथन के सिंटैक्स पाइथन क्लास क्रिएट करते हैं, उससे मॉडल को जैसे एसक्यूएल वगैरह क्वेरी लिखते हैं, तो ये सब आप मॉडल्स के अंदर करते हो। टेबल्स बनाना, टेबल को फेच करना, टेबल को एडिट करना, टेबल में डेटा पुश करना, ये सारा काम आप एसक्यूएल के अंदर करेंगे, लेकिन वो मॉडल्स के अंदर से यहाँ पे जेंगो आपको अलाउ करता है, आपको डायरेक्टली एसक्यूएल में काम नहीं करना है। व्यूज क्या करता है? व्यूज हैंडल करता है, मैंने जैसा बताया कि अल्टीमेटली यूजर को क्या रिस्पॉन्स जनरेट करके देना है। टेम्पलेट क्या करता है? एचटीएमएल पेज या आपको जो भी रेंडर करना है फाइनली यूजर को जो दिखाना है आउटपुट में पेज के फॉर्मेट में, उस सबको होस्ट करता है। टेम्पलेट फोल्डर के अंदर वो सब रखा जाता है, जो कि जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज डीटीएल टैग के अंदर ये बेस्ड होता है। फॉर्म्स क्या करता है? जेंगो फॉर्म्स फ्रेमवर्क सिंप्लीफाइड क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग एचटीएमएल फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए जेंगो के अंदर बहुत एक अच्छा आप कह लो कि क्रिएट किया गया है फ्रेमवर्क, कि आप जेंगो यूज करके फॉर्म्स क्रिएट करना है एचटीएमएल के अंदर, तो एचटीएमएल के जैसा आपने फॉर्म क्रिएट किया होगा, जेंगो उस काम को बहुत आसान बना देता है। फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म हैंडलिंग, क्लाइंट सर्वर वैलिडेशन, दोनों बहुत आसानी से करता है। ये सब जेंगो का है। तीसरा होता है, एक होता है यूआरएल डिस्पैचर। URL dispatcher allows your Django project to direct incoming web request to the appropriate view based on the requesting URL। तो इसमें URL डिस्पैचर होता है, आपको URL में क्या दिखाना है, जैसे मैंने बोला व्यूज सबको कंपाइल करेगा और लास्टली URL में दिखाएगा कि ओके ये आउटपुट है। तो व्यूज डॉट पाई सारी चीजों को कंपाइल करके फिर रेंडरिंग करके आपको एक आउटपुट दिखाता है, फिर चाहे उसके अंदर फॉर्म्स हो, उसके अंदर सिक्वल का कोई डेटाबेस यूज हो रहा हो, या एचटीएमएल या सीएसएस, सबको कंपाइल करके आपको यूआरएल के फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है। की फीचर क्या है इसमें, मतलब इसके कुछ फायदे क्या है? एक तो एडमिन इंटरफेस आपको दिया गया है, जो कि इसके साथ बिल्ट इन आता है, आपको अलग से क्रिएट नहीं करना है। और इसका एक और फायदा क्या होता है एडमिन इंटरफेस का? आप जब सर्वर पे अपने वेबसाइट को लॉन्च करते हो, तो एडमिन इंटरफेस आप पहले से ही देख सकते हो कि आप कैसे हैंडल करोगे, या फिर सीक्वल के अंदर जो भी आप डेटाबेस बनाएंगे उसको आप डायरेक्टली एडमिन एक्सेस से आप सबको हैंडल कर सकते हो। मतलब आप मैनुअली डेटा एंट्री, डेटा डिलीशन, ये सब काम आप मॉडल्स के अंदर से भी कर सकते हैं और एडमिन इंटरफेस से सब कुछ कर सकते हैं। तो इट मेक्स वेरी इजी फॉर यू टू हैंडल ऑल द सीक्वल डेटाबेस, या फिर आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं सबको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा है सिक्योरिटी फीचर। अब सिक्योरिटी फीचर इसमें क्या है? जेंगो इंक्लूड सेवरल सिक्योरिटी फीचर्स लाइक लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है इसके अंदर। दूसरा है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है, जिसे हम CSRF वैलिडेशन बोलते हैं, कि जैसे फॉर्म सबमिशन के टाइम पे हमें CRF टोकन जनरेट करना होता है, की जनरेट करना होता है, तो ये अपने आप सिक्योरिटी लेयर ऐड कर देता है ताकि फॉर्म फेक ना हो। तो ये है। दूसरा है सिक्वल इंजेक्शन प्रोटेक्शन है, तो इसकी वजह से काफी सिक्योर्ड है, आप इसको कन्वेंशनली यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है स्केलेबिलिटी, मींस जेंगो फॉलोज द शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर मेकिंग इट इजी टू स्केल अप टू मीट इंक्रीज डिमांड। मतलब शेयर्ड नथिंग के हिसाब से इस आर्किटेक्चर पे काम करता है, आप इसको जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। और दूसरा है सिंप्लीफाइड वेब डेवलपमेंट। मतलब Django abstracts many of the complicated aspect of web development such as super authentication, मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन है, या फिर कंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। तीसरा है साइट मैप्स, प्रोवाइडिंग डेवलपर्स विद रेडी टू यूज कंपोनेंट्स फॉर बिल्डिंग रोबस्ट वेब एप्लीकेशन। जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन करना है, जैसे सेशंस क्रिएट करने हैं, कंटेंट एडमिनिस्ट्रेट करना है, साइट मैप करनी है, ये सब ऑलरेडी आपको रेडीमेड प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपका काम बढ़े ना, आपका काम ये सब ऑलरेडी प्रोवाइडेड होने से आपका काम आपका बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है द फिलोसफी बिहाइंड जेंगो, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। DRY प्रिंसिपल पे काम करता है, ताकि आपको सेम काम बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। आपको एक एक बार बनाना है, उसी चीज को बार बार यूज कर लेना है, जैसे पाइथन क्लास के अंदर होता है, पाइथन फंक्शंस के अंदर होता है, वैसे ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि एक चीज आपने बनाया, एक टेम्पलेट आपने बनाया HTML का, उसको आप एक्सटेंड कर करके बार बार HTML पेज बनाया जा रहे हो, सेम काम को आप रिपीट नहीं कर रहे। इस पे ये इस फिलोसफी बेस्ड है कि रिपीटेशन टास्क को आपको कम से कम करके देते हैं। ओवरव्यू ऑफ जेंगो मेन फीचर्स, तो क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ORM, URL राउटिंग, HTML टेम्पलेटिंग एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ये इसकी मेन फीचर्स है। अब आते हैं हम लोग इसके स्टार्टअप पे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। पाइथन आप जानते ही हो, python.org से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पाइथन 3 और लेटर जो भी आपको वर्जन आपको लेटेस्ट लगे। देन आता है कि पाइथन इंस्टॉल करते वक्त आप ऐड पाइथन टू पाथ जरूर करेंगे। पाइथन को आपको पाथ वेरिएबल में ऐड करना है, अगर नहीं किया आपने ऐड तो सिस्टम वेरिएबल में जाके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन करना है कि पाइथन इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। तो उसके लिए क्या करना है आपको? सीधा कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। आप यहाँ से टर्मिनल खोल सकते हैं,
टर्मिनल के अंदर अगर आप पाइथन लिखेंगे तो आपको पाइथन का वर्जन दिखेगा। अगर ये सिस्टम वेरिएबल में ऐड है तो आपको पाइथन का वर्जन यहाँ पे दिखेगा कि ये पाइथन है। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो पाइथन डैश डैश वर्जन, तो डायरेक्टली आपको वर्जन भी शो करेगा कि कौन से वर्जन का इंस्टॉल्ड है। अभी तो मैं पाइथन के अंदर हूँ, पहले एग्जिट करना है यहाँ से, पाइथन को एग्जिट करो। अब लिखोगे आप पाइथन और डैश डैश वर्जन, तो ये सिर्फ आपको वर्जन शो करेगा और ये भी इंश्योर करता है कि कौन सा पाइथन, मतलब पाइथन इंस्टॉल्ड भी है कि नहीं है। अगर आप पाइथन डैश डैश वर्जन लिखते हो तो अगर इंस्टॉल्ड नहीं होता है एरर थ्रो करता है कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। बट अगर सिर्फ पाइथन लिखते हो तो पाइथन की सब कुछ लिखेगा यहाँ पे, पाइथन ये इंस्टॉल्ड है, मेन है, कब, मतलब ये इसकी वर्जन कब की है, एक्सेट्रा सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे शो करेगा। सिर्फ वर्जन लिखेंगे तो आपको सिर्फ वर्जन शो करके देगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने पे। तो पाइथन इंस्टॉल हो गया है। अब हम करेंगे, अगर आपको सिर्फ कुछ एक प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको जेंगो इंस्टॉल करना है या वर्क करना है तो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोकल इन्वायरमेंट में भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना है आप हर समय। तो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज ऑप्शनल स्टेप। सो वेन एवर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप अगर लोकल मशीन पे काम करना चाहते हैं तो लोकली भी आप pip इंस्टॉल जेंगो करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर वर्चुअली काम करना है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए आप जेंगो या उसके करस्पॉन्डिंग लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करो, तो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। करना कैसे है, तो आप डायरेक्टरी में जाएंगे, जिस फोल्डर की डायरेक्टरी में जाना है आपको, जहां पे क्रिएट करना है वर्चुअल इन्वायरमेंट, उस डायरेक्टरी पे जाइए। वहां पे आपको क्या करना है, पाइथन डैश एम वर्चुअल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट ये टाइप करना है। इससे क्या होगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस भी फोल्डर में आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं फोल्डर पे आ जाना है। आप इसमें टर्मिनल ओपन कर लीजिए या पावर सेल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट पहले तो क्रिएट करना है, देन एक्टिवेट करना है। तो स्टेज प्रोसेस होता है हमेशा। क्या लिखना है, पाइथन डैश एम वी एन ई वी, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ई एन वी वर्चुअल इन्वायरमेंट, देन इन्वायरमेंट का नाम। तो मान लेते हैं मैं इस केस में इन्वायरमेंट ही रख रहा हूँ नाम। एक बार जब आप प्रेस करेंगे तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। और जस्ट वेट अ मिनट, क्रिएट करने के बाद कुछ फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स ये क्रिएट कर देता है। आप अगर देखो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप, ये इसने फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट कर गए ताकि टेम्पररली, अब आप देख सकते हो ये कंप्लीटली क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर इसने कुछ फाइल्स क्रिएट कर दिए होंगे, ठीक है। इसके अंदर स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट नाम से बैट फाइल है, इस फाइल को रन करना है हमें ताकि ये क्या हो जाए, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उस एक्टिवेट डॉट बैट को क्लिक करना है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। तो पहले तो वहां पर नेविगेट करना है, तो जो भी आपने इन्वायरमेंट का नाम रखा है ENV, सिर्फ उस फोल्डर के लिए मैं नेविगेट करना चाहता हूँ इसलिए मैं ENV लिख रहा हूँ। आपने जो भी नाम रखा है वो ENV रखा है तो ENV रखेंगे, या फिर जिस नाम से भी आपने वेरिएबल बनाया है, मतलब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है, उसका नाम रखेंगे। उसके बाद अगेन बैकवर्ड स्लैश एंड स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में जाना है हमें। स्क्रिप्ट्स का फोल्डर जो आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे नेविगेट करना है आपको स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में, और एक्टिवेट जो यहाँ पे दिख रहा है, इस एक्टिवेट को कॉल करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट्स और अगेन बैकवर्ड स्लैश एक्टिवेट। जब आप इसको रन करोगे आप देख सकते हो अब आपने क्या किया, एक्टिवेट हो गया, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट अब आपका एक्टिवेटेड है। अब जो भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आप इंस्टॉल करेंगे वो सब कुछ इसी के अंदर इंस्टॉल होगा। तो आप पिप इंस्टॉल जेंगो लिखेंगे तो ये जेंगो को क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। पहले तो हम अपने फाइल में, अब अगर ये तो किसके लिए था, विंडोज के लिए, विंडोज के लिए कमांड रन करना है। अगर आप मैक ओएस या फिर लाइनेक्स यूज कर रहे हैं तो ये कमांड रन करना है। एक डीएक्टिवेट करने के लिए अगेन लास्ट में क्या करना है, डीएक्टिवेट लिख देना है। यहाँ पे एक्टिवेट की जगह डीएक्टिवेट लिख देना है लास्ट में। जैसे आप डीएक्टिवेट, अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही हो तो सिर्फ आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट टाइप करना है, दैट्स इट। अब ये डीएक्टिवेट हो गया, अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर आ गए। तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर इन करना है। अब नेक्स्ट टाइम हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना होगा, आपको सिर्फ इन्वायरमेंट के अंदर जाना है। तो यही कमांड आपको बार बार रन करना है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो एक्टिवेट करना है, नेक्स्ट क्रिएट नहीं करना है। तो जब भी आपको नया इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो आप ये कमांड रन करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड रन करेंगे, और एक बार जब काम हो गया देन डीएक्टिवेट करने के लिए आप ये कमांड रन करोगे। फिर नया इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो आप ऐसे कुछ कमांड रन करके, यहाँ पे ये कमांड मैंडेटरी है, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट का नाम आप
जो भी चाहे आप रख सकते हैं, एनवायरनमेंट का नाम आप जो चाहे रख सकते हैं, हर बार अलग अलग। नेक्स्ट है इंस्टॉल करना है, तो जेंगो के लिए क्या है, पिप इंस्टॉल जेंगो। तो यहीं पे हम लिखेंगे, जैसे कि अभी हम बाहर है पहले, तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले फिर से क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये एक्टिवेट करना है। अब हम इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। अब हमें लिखना है कि पिप इंस्टॉल जेंगो। अब आप देख सकते हो ये जो अभी जेंगो इंस्टॉल करेगा, ये सिर्फ इन्वायरमेंट नाम के, ENV नाम के इन्वायरमेंट में ही क्रिएट होगा। अगर दूसरा कोई इन्वायरमेंट आप क्रिएट करोगे, या फिर ये लोकल मशीन पे इंस्टॉल नहीं हो रहा, जितनी बार भी आप नया इन्वायरमेंट बनाएंगे, हर एक के लिए सेपरेट हो जाएगा। ये जेंगो फ्रेमवर्क अभी सिर्फ और सिर्फ ENV नाम के इन्वायरमेंट में ही सेव होगा, और कहीं भी आपका ये सेव नहीं होगा। आपने अगर लोकली इंस्टॉल भी कर रखा होगा जेंगो, तब भी आपको यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के अंदर आपको, इन्वायरमेंट मतलब एक फ्रेश ब्लैंक मिला है आपको, एक ब्लू प्रिंट मिला है जिसके अंदर कुछ भी पहले से फील्ड नहीं है। तो अगर पिप लिस्ट करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर पिप लिस्ट लिखेंगे, तो करंटली भले ही चाहे कितना भी इंस्टॉल क्यों ना हो, इन्वायरमेंट के अंदर आने के बाद सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो ये पिप इंस्टॉल जेंगो लिखेंगे तो जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। ये कमांड आपको रन करना है इन ऑर्डर टू इंस्टॉल जेंगो। अगर मैं यहाँ पे पिप लिस्ट लिखूं, तो आपको ये भी दिखा रहा है कि ये क्या क्या अभी इस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल्ड। और अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं, डीएक्टिवेट करके अब मैं पिप लिस्ट करूं, अब मुझे ये लोकल मशीन में जो मेरे लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है वो सब दिखा रहा है। अब देखो, अब मेरे लोकली देखो, अब कितने सारे लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है पाइथन के, ये सब अभी कहाँ पे यूज नहीं हो रहे हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट जो हम आ गए एक बार, देन इट इज दीज लाइब्रेरीज आर नॉट इम्पोर्टेड। तो ये लोकल जो इंपोर्ट कर रखा है आपने, अपने इंस्टॉल कर रखा है, ये आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट में हम खुद से क्रिएट करेंगे, जो भी हम डाउनलोड करेंगे वही सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अगेन हमने डीएक्टिवेट कर दिया, इसको हम फिर से एक्टिवेट कर लेते हैं। और ये हो गया जेंगो की इंस्टॉलेशन का स्टेप, कि जेंगो हमारा इंस्टॉल्ड है, और हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट को ऐसे बार बार एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पहला होता है, पहला काम, जेंगो बेसिकली प्रोजेक्ट और ऐप पे बेस्ड होता है, कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर बहुत सारे ऐप आप बना सकते हो। एक वेबसाइट बनाना आपका एक प्रोजेक्ट है, बट उसके अंदर ऐप, आपकी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, कि म्यूजिक है, वीडियो को हैंडल करने के लिए अलग, कंटेंट को हैंडल करने के लिए अलग, आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप बना सकते हो। तो वेबसाइट अपने आप में एक प्रोजेक्ट कहलाता है, बट वेबसाइट के अंदर के कंपोनेंट्स ऐप कहलाते हैं जेंगो के अंदर। तो पहला काम होता है क्या, प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या लिखते हैं कि जेंगो डैश एडमिन, ये कमांड आपको जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे नया, तभी रन करना है। तो जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट साथ में लिखना है, स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम देना है। मान लो मैं देता हूँ वेबसाइट, वेबसाइट वेबसाइट नाम से एक मुझे प्रोजेक्ट बना के दो। अब ये इसने क्या किया, वेबसाइट नाम से इसने प्रोजेक्ट बना दिया, जो कि आप फोल्डर में देख सकते हो यहाँ पे। वेबसाइट नाम से इसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बना के दे दिया। इसने क्या किया, अपने आप से कुछ फाइल्स भी क्रिएट कर दिया। ये वेबसाइट नाम का फोल्डर, जब मैंने लिखा कि जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, जिसका नाम हो वेबसाइट, तो ये वेबसाइट नाम से इसने फोल्डर क्रिएट किया, और नेसेसरी फाइल्स इसने अपने आप क्रिएट करके दे दी। हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि इसमें किस फाइल का क्या काम है और क्या करता है। इसने ये फाइल्स क्रिएट कर दिया। देन अगला स्टेज होता है कि नेविगेट टू योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, कैसे सीडी और प्रोजेक्ट का नाम जो है उससे, मतलब करंटली हम जिस भी लोकेशन पे, हम किस लोकेशन पे है, जेंगो मतलब इस लोकेशन पे हमें क्रिएट किया हुआ इस जो वेबसाइट नाम का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर नेविगेट करना है। सेकंड प्रोजेक्ट होता है सीडी, मतलब चेंज डायरेक्टरी, और जिस नाम से भी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके अंदर हम नेविगेट करेंगे। आप मैनुअली भी कर सकते हैं जाके, और ऐसे यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, सीडी और प्रोजेक्ट का नाम। इससे आपने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट को कहाँ पे नेविगेट कर दिया, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। करंटली आई एम एट, पहले में था इस लोकेशन पे, इस मतलब इस फोल्डर पे था, अब मैं कहाँ आ गया हूँ, यहाँ आ गया हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे dir लिखूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे वो फाइल्स दिखाएगा, जो फाइल्स यहाँ पे मुझे करंटली विजिबल है। तो यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है कि एक वेबसाइट नाम से फोल्डर है, और एक manage.py नाम से फाइल है, जो कि यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है। तो करंटली हम उसको कहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड काम क्या होता है, ऐप क्रिएट करना। मतलब आपने क्या किया, पहले तो प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अगर आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम नहीं करना है, लोकल मशीन पे काम करना है, तो स्टार्टअप यहाँ से करेंगे, यहाँ से मतलब पिप इंस्टॉल जेंगो करेंगे, देन जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम, देन चेंज डायरेक्टरी से आपको डायरेक्टरी के अंदर आना है,
उसके बाद ही आपको ऐप क्रिएट करना याद रहे। ऐप क्रिएट करने से पहले आपको ये चेंज डायरेक्टरी जरूर करना है। अगर आप चेंज डायरेक्टरी नहीं करोगे तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एरर थ्रो करेगा। अब हमें क्या करना है, कोई एक ऐप बनाना है फॉर एन एग्जाम्पल। ऐप तो एक मिनिमम ऐप तो एक प्रोजेक्ट के अंदर होना ही चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं। ऐप क्रिएट करने के लिए क्या करना है, अभी जो ये मैनेज डॉट पाई है, हमें इस फाइल का यूज करना है। इस फाइल का यूज करना है हमें ऐप क्रिएट करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पाई, मैनेज डॉट पाई स्टार्ट। स्टार्ट प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या लिखा था, स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट ऐप, स्टार्ट ऐप स्पेस ऐप का नाम। तो जैसे रख देते हैं ऐप वन के नाम से, हम कोई ऐप बनाना चाहते हैं और एंटर। अब इसने क्या किया, हमारे लिए एक ऐप क्रिएट कर दिया। अगर विजुअलाइज करना है तो आप फोल्डर में जाके देख सकते हो, यहाँ पे इसने वेबसाइट के पैरेलल में एक ऐप वन के नाम से ऐप क्रिएट कर दिया। तो अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि ऐप का काम क्या है, वेबसाइट का काम क्या है, कैसे कैसे लिंक करेंगे, मॉडल व्यू टेम्पलेट कैसे काम करता है, हम लोग सब कुछ देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट बनाया हमने, डायरेक्टरी चेंज किया, एंड देन हमने एक ऐप क्रिएट किया। अब आप इसको डायरेक्टली, अब आपका काम टर्मिनल से आप चाहो तो आप रख भी सकते हो ओपन, और नहीं चाहे तो आप इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। और अगर सर्वर भी आपको यहीं से देखना है तो बाय डिफॉल्ट आपको एक सर्वर भी बना के देता है जेंको। आपको सर्वर के लिए क्या करना है, सेम कमांड रन करना है पाइथन। अब आपको जितने भी एक्सेस करना है कमांड, वो मैनेज डॉट पाई करेगा। मैनेज डॉट पाई आपके लिए सारा काम करके दे देगा। तो लिखना है मैनेज डॉट पाई अगेन और रन सर्वर, रन सर्वर। ये आपके लिए सर्वर रन करके देगा। तो आप बैकएंड में जो भी चेंज करेंगे आपको इस सर्वर पे दिखेगा। अब आप एंटर करोगे तो ये आपको सर्वर का लोकेशन दे देगा। ये देख रहे हो, आपको यहाँ पे होस्ट दे दिया, पोर्ट नंबर दे दिया। इस पे आप कंट्रोल प्रेस करके अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको ये फोल्डर खोल के दे देगा, मतलब ये ब्राउजर में ओपन करके दे देगा। देखो जैसे ही इसने ब्राउजर में क्या किया, इसने यहाँ पे ओपन कर दिया। ये आपका जो एड्रेस वहां पे दिख रहा था, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये मैं कॉपी पेस्ट करके भी डालूंगा तब भी आ जाएगा ये, और अगर क्लिक करूंगा तो भी आ जाएगा। इसलिए बेसिकली ये जो है फ्रेमवर्क, ये है जेंगो का फ्रेमवर्क। अब हमारा सर्वर अभी रन हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वर इज रनिंग। ठीक है, सर्वर रनिंग। अगर सर्वर को बंद करना है तो कंट्रोल सी, फिर आप सर्वर को क्लोज कर दोगे, और यहीं से आपको अब आपका सारा काम आईडीई के अंदर होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप कोड डॉट करके आप आईडीई के अंदर भी जा सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी मैं देखो, जैसे मैं कोड डॉट लिखूंगा तो सीधा आईडी मेरा खुल जाएगा इसी लोकेशन पे, जिस जहां पे मैं इस वक्त हूँ। तो ऐप वन और वेबसाइट यहाँ से खुल गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको यहाँ से नहीं खोलना है तो आप फोल्डर पे जाइए, जहां आपका फोल्डर है, और जिस लोकेशन पे मैनेज डॉट पाई दिख रहा है, जिस वाले आपके हायरार्की पे मैनेज डॉट पाई फाइल दिख रहा है, इसी लोकेशन पे आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो कंटेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से चाहो तो आप के पास जो भी आईडी है, पाइचाम में खोलना है, वेब स्टॉर्म में खोलना है, या आपके पास वीएस कोड है तो वीएस कोड में खोलना है, इसी लोकेशन पे आप खोलोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। याद रहे आपको, जिस लोकेशन पे ओपन करना है आईडी को, वो ये लोकेशन है जहां पे मैनेज डॉट पाई फाइल दिख रहा है, उसी लोकेशन पे आप ओपन करें इसको। आपको यहाँ पे सारी फाइल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन जेंगो इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमने इसमें प्रोजेक्ट भी एक बनाया, और हमने क्या क्रिएट किया, एक ऐप भी क्रिएट किया, सर्वर को रन किया, वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना सीखा, वर्चुअल इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट करना भी हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हम कि व्यूज मॉडल व्यू टेम्पलेट के बारे में हमने जिसको बात करा था, कि एक बेसिक रिस्पॉन्स कैसे काम करता है, यूआरएल डिस्पैचर जो है वो कैसे काम करता है, कि यूआरएल कोई सर्वर ने रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट को कैसे वो यूआरएल्स डॉट पाई तक पास करता है, देन कैसे व्यूज को कॉल करता है वो, और व्यूज कैसे मॉडल्स और टेम्पलेट्स को कॉल करके रेंडर करके लास्टली रिटर्न करता है एचटीटीपी रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।